इवनिंग सभी को। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो मस्ती से पढ़ाई करते रहिएगा। मैं आज आप सभी के सामने लेक्चर नंबर 9 में जो केमिस्ट्री का सेक्शन चल रहा था कक्षा 10 विज्ञान का, उसमें मैं लेक्चर नंबर 9 में बात कर रहा था। 8 में बात किया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। 9 में मैं पहले से ही बता चुका था कि आप सभी लोगों के सामने मैं धातुओं की सक्रियता जो सारणी होती है, उस धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम बताऊंगा कि कौन सी धातुएं सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं और कौन सी धातुएं कम सक्रिय होती हैं। इस सक्रियता सारणी का उपयोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में किया जाता है और बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई अभिक्रिया संभव है कि संभव नहीं है, किसके आधार पर? इन्हीं सक्रियताओं के आधार पर। तो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है पहले ही, और उसके बाद में मैंने उसका एक कोड अलॉट किया है, जिस कोड के द्वारा उनको क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिथियम है, Li से लिथियम होता है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। लिथियम का से पोटेशियम भी होता है, बी से बोरान भी होता है, बा से स्ट्रांसियम होता है, सोडियम होता है, ना से कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। आप सभी लोग जानते होंगे कि Mg को मैग्नीशियम कहा जाता है, Al को एल्युमिनियम कहा जाता है, Mn को मैग्नीज कहा जाता है, Zn को जिंक कहा जाता है, Kr को हम लोग क्रिप्टान कहते हैं, Fe को आयरन कहा जाता है, Cd को कैडमियम कहा जाता है, Co को कोबाल्ट कहा जाता है, Ni को निकिल कहा जाता है, N को टिन, Sn को टिन कहा जाता है, Pb को प्लम्बम कहा जाता है, H को हाइड्रोजन कहते हैं, Co को कापर कहते हैं, Hg को पारा कहते हैं और Ag को चांदी कहा जाता है, सिल्वर जिसे कहते हैं, और Hg को मर्क्यूरी कहते हैं और Au को गोल्ड अथवा सोना कहते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के द्वारा आप लोग याद कर सकते हैं। लिक बसर का, लिक बसर ना, लिक बसर ना का मग अल मन जन कर VCD को नी सन सीता पाचा सोना। एक ट्रिक बनाया गया है धातुओं की सक्रियता सारणी का। उस ट्रिक के आधार पर धातुओं की सक्रियता का जो घटता हुआ क्रम है उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम जो है धातुओं के मतलब जो है सक्रियता क्रम का काम है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। क्योंकि हम जानते हैं एक प्रबल धातुएं दूसरे कम प्रबल धातुओं के विलयन से उनको क्या करती हैं, प्रतिस्थापित करती हैं। तो उसी आधार पर इस सक्रियता एक सारणी बनाई गई। सारणी का जो है, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ट्रिक है लिक बा सर ना का मग अल मन जन कर VCD को नी सन सीता पा चा सोना। ये आप सभी लोग नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। और हम आपको उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं। जैसे इनमें से कोई एक धातु हम लेते हैं और एक धातु का बना विलयन लेते हैं। जैसे देखिएगा, मान लो मैं कहता हूं कि मैं ले रहा हूं Na2SO4, साथ में मैं ले रहा हूं Li। अब देखिएगा, धातुओं की सक्रियता सारणी के आधार पर देखा जाए, जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वह सदैव नीचे स्थित धातुओं के धातु विलयन से उनको प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन जो नीचे हैं वो कम प्रबल हैं, इसलिए वह ऊपर स्थित धातु
कि उनके धातु विलयन से उनको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। वही चीज यहाँ देखिएगा, चूंकि लिथियम हमको सोडियम से ऊपर दिख रहा है इस श्रेणी में, और लिथियम ज्यादा सक्रिय है किसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा, इसलिए लिथियम सोडियम के बने धातु विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। लेकिन अगर सोडियम चाहे कि लिथियम का बना कोई धातु विलयन हो, उससे हम लिथियम को प्रतिस्थापित कर दें तो संभव नहीं है। क्योंकि लिथियम ऊपर है इसलिए सोडियम को प्रतिस्थापित करके बनाता है Li2SO4, साथ में बनता है 2Na। अगर पूछा जाए बोर्ड में तो ये इस प्रकार की दी गई अभिक्रियाएं संभव होती हैं, जबकि मैं दूसरी अभिक्रियाओं के बारे में बात करता हूं जो असंभव होती है। देखें, मान लो मैं कह रहा हूं कि ले रहा हूं, एक है MgSO4 है और साथ में है प्लस Zn। अब देखिएगा, धातुओं की सक्रियता इसी सारणी के अनुसार या श्रेणी के अनुसार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम का स्थान ऊपर है और Zn का स्थान नीचे है। क्योंकि मैग्नीशियम अधिक सक्रिय है किसके अपेक्षा, Zn की अपेक्षा, इसलिए मैग्नीशियम का बना धातु विलयन जो है वो Zn उस धातु को प्रतिस्थापित उनमें से नहीं कर पाएगा। क्योंकि कम मतलब सक्रियता के आधार पर वो कम सक्रिय होने के कारण वो Mg को उसके ही विलयन से प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए अगर ऐसी अभिक्रिया बनाई जाती है ZnSO4 प्लस Mg, वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, असंभव होती हैं, कभी संभव नहीं होती हैं। तो इस आधार पर लेक्चर नंबर 9 में हम सीख रहे हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं सक्रियता श्रेणी के अनुसार संभव होती हैं और कौन सी असंभव होती हैं। तो मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि धातुओं की एक श्रेणी बनाई जाती है उनके सक्रियता के आधार पर, उसी आधार पर बनी श्रेणी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमको देखना है कि इस श्रेणी में कितने तत्व उपस्थित हैं जो आपके समक्ष हैं। मैंने उनको ट्रिक के माध्यम से क्या किया, व्यवस्थित किया है। जैसे मैं फिर से बताता हूं, लिख बा सरना का मग अल मन जन कर फी सी डी को नी सन सी ता पा चा पल्सो, मतलब इसी को हम लोग सोना के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर जो समस्त धातुएं ऊपर हैं और जो उनकी नीचे धातुएं हैं वे कभी उनको प्रतिस्थापित नीचे वाली नहीं कर पाती हैं ऊपर वाली धातुओं को। लेकिन प्रत्येक ऊपर स्थित धातुएं अपने से कम सक्रिय अथवा अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके धातु विलयन से आसानी से प्रतिस्थापित कर देती हैं। उसी आधार पे हमारे केमिस्ट्री में जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर है, जिसमें एक अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसी आधार पे चलती है कि वो अभिक्रिया तब संभव होगी जब उनमें प्रबल तत्व जो है प्रतिस्थापित करेगा अपने से कम या दुर्बल तत्वों को, वरना वह अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, असंभव। उसके आधार पर हमने दो उदाहरण दिए। क्योंकि लिथियम आप देख रहे हैं कि ऊपर है और सोडियम उससे नीचे है, इसलिए लिथियम अधिक सक्रिय होने के कारण उसके धातु विलयन से उसको प्रतिस्थापित आसानी से कर ले जाता है, इसलिए अभिक्रिया क्या होती है, संभव होती है। जबकि दूसरी अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि Mg का स्थान चूंकि ऊपर है और Zn का स्थान नीचे है, इसलिए Zn चाहकर भी, क्योंकि Zn कम सक्रिय है Mg से, चाहकर भी Mg के बने धातु विलयन से उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाती है। अगर मैं जबरदस्ती लिख भी देता हूं तो अभिक्रिया क्या होती है, असंभव होती है, रासायनिक दृष्टि से वो संभव नहीं है। तो आपने सीखा, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। तो इस लेक्चर नंबर 9 में मैं यही इतना केवल बताना चाहता था सक्रियता सारणी के बारे में। अब लेक्चर नंबर 10 में मैं उपस्थित होऊंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा अभिक्रिया को लेकर।